थी जैसे वो मेघना को निगल लेगा। मेघना ने शांत स्वर में कहा, एल्डर के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। 10,000 स्वर्ण तारा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसने एक स्पेस रिंग निकाली और बोली, ये लो, इसमें 10,000 स्वर्ण तारा हैं। एल्डर की आंखें ठंडी हो गईं, उसका चेहरा थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेघना वाकई 10,000 स्वर्ण तारा दे देगी, वो भी बस 3 दिन में। 10,000 स्वर्ण तारा कोई छोटी रकम नहीं थी। अगर कोई स्वर्ण ताराओं की खान भी हो तो 3 दिन में इतना खनन करना नामुमकिन था। लगता है मैंने शिवगिरी संघ की ताकत को कमा का, एल्डर ने शातिर मुस्कान के साथ सोचा। 3 साल में शिवगिरी संघ ने स्वर्गसार कुल के व्यापार को निगल लिया था। दक्षिणी सिंहपिल की ताकत से उन्होंने अमृतद्वीप की आधी दौलत कमा ली थी। 10,000 स्वर्ण तारा उनके लिए कुछ भी नहीं थे। एल्डर को गुस्सा आ गया। वो आज यहाँ बस स्वर्ण तारा लेने के लिए नहीं आया था, उसका मकसद कुछ और था। उसने मेघना को देखा और बोला, ओह, मैं गलत था। शायद 3 दिन पहले मैंने गलती से 50 की जगह 10 कह दिए। मुझे 10,000 नहीं 50,000 स्वर्ण तारा चाहिए। निकालो। उसने चालाक लोमड़ी की तरह मुंह खोला। 10,000 से सीधे 50,000। मेघना की भौहें कांपीं। उसने कहा, क्या आप हद से ज्यादा नहीं मांग रहे? अरे, गुस्सा आ गया। गुस्से में तो तुम और भी मस्त लगती हो। एल्डर ने फिर लंपट अंदाज में हंसते हुए कहा, हाँ, मैं हद से ज्यादा मांग रहा हूँ। तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? क्या तुम मेरे सप्तचर्क महाविद्यालय के खिलाफ जाओगी? अमर महल के खिलाफ जाओगी? मेघना, अपनी औकात देख लो, तुम इसके लायक भी हो। उसकी आवाज में गहरी और ताकतवर ऊर्जा थी। साफ था कि वो आज यहाँ झगड़ा करने आया था। मेघना की आंखें ठंडी हो गई। वो और बर्दाश्त करना चाहती थी, कुछ दिन और आर्यन का इंतजार करना चाहती थी, पर अब ये बर्दाश्त के बाहर था। 50,000 ही चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, एल्डर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मेघना की ठंडी आंखों को देखकर उसे कोई डर नहीं लगा, बल्कि वो अचानक एक कदम आगे बढ़ा, मेघना के कान के पास आया और तंज कसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लोग मेरे सामने टिक पाएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज सिर्फ 2 लोगों को लेकर आया हूँ? आज अगर तुमने 50,000 स्वर्ण तारा नहीं दिए तो तुम और तुम्हारे सारे लोग मारे जाएंगे। तभी आंगन में आरू ने अचानक से कहा, पिताजी, वहाँ शक्तिशाली लोग हैं, बहुत सारे। हाँ, स्वर्गवीर स्तर के भी योद्धा हैं। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें मूलवीर स्तर के योद्धाओं की उम्मीद थी, पर स्वर्गवीर स्तर के योद्धा, ये उनके लिए मौत जैसा था। वो मूलवीरों को संभाल सकते थे, पर स्वर्गवीर, उनके सामने टिकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वासिका के भीतर मेघना का शरीर थोड़ा कांपने लगा। उसे भी एहसास हो गया था कि इस बार सप्तचर्क महाविद्यालय शिवगिरी संघ को आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने एल्डर को देखा और पूछा, आप चाहते क्या हैं? एल्डर ने घमंडी अंदाज में हंसते हुए कहा, पहले मेरे साथ एक रात बिताओ, फिर कुछ सोचूंगा। खटखट। मेघना के दांत किटकिटाने लगे। उस एल्डर ने एक हाथ से मेघना का खूबसूरत चेहरा पकड़ा। उसका चेहरा लंपट मुस्कान से भरा था। उसने कहा, मेघना, बोलो, कैसा रहेगा? मुझे अपना शरीर दो और मैं तुम्हारे संग को कुछ दिन और जीने दूंगा। तभी आंगन में आरू की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, क्या परिचित सी शक्ति है। उसी समय वासिका में एक ठंडी आवाज गूंजी, अगर तुमने मेघना को छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो आवाज जैसे नर्क से आई थी, बेहद ठंडी, मौत के देवता जैसी। जैसे ही मार डालूंगा शब्द निकला, वासिका के अंदर का माहौल सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें ऊपर उठीं। शिवगिरी वासिका के दरवाजे पर एक 3 मीटर ऊंचा राक्षसी काला तेंदुआ खड़ा था। उसके ऊपर एक छोटी लड़की बैठी थी। तेंदुए के बगल में एक और शख्स खड़ा था जिसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी उलझी हुई थी, चेहरा गंदगी से भरा था जैसे कोई शरणार्थी हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत परिचित थी। वो कौन था? सबके दिमाग में यही सवाल था। उसी वक्त शिवगिरी वासिका के ऊपर आसमान में एक के बाद एक रंग बिरंगी जलती हुई रोशनियां दिखी। वो सीधी वासिका की ओर आ रही थी। अमर महल के एल्डर की आंखें ठंडी हो गई। उसने उस फटे हाल शख्स को देखा और तंज कसते हुए कहा, आजकल तो हर तरह के लोग मिलते हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे मारने की बात? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। अचानक वो शख्स गायब हो गया। अगले ही पल वो अमर महल के एल्डर के सामने खड़ा था। उसकी दोनों आंखें मारने की ठंडी मंशा से भरी थीं। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। जिसे मैं मारना चाहता हूँ वो है तुम्हारा अमर महल। उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं। एक हथेली हमला किया, इतना तेज कि इतने करीब से कोई जवाब नहीं दे सकता था। एल्डर को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। उसका सीना धंस गया और उसका शरीर अंदर की ओर मुड़ गया। एक खतरनाक शक्ति उसके शरीर के भीतर फटी और वो सीधे शिवगिरी वासिका से बाहर उड़ गया। वो जमीन पर गिरा भी नहीं था कि उस शख्स की आकृति फिर गायब हो गई। जब दुश्मन कमजोर हो तभी उसकी जान लो। 3 साल में आर्यन बहुत परिपक्व हो गया था। खूनी दिल मार्ग में उसकी प्रगति ने उसे और भी निर्णायक बना दिया था। जो भी मरने लायक है उसे कभी मौका नहीं देना चाहिए। हवा में उसने अपनी मुट्ठियां कसी। उसकी मुट्ठियां जैसे 2 युद्ध की कुल्हाड़ियां हों। उसने पूरी ताकत से एल्डर के सिर पर वार किया।
वो बेचारा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, ठीक शिवगिरी वासिका के सामने। उसका घुटना चटक गया और सिर जोर से जमीन पर टकराया। खून चारों तरफ फैल गया। वो तड़पा तक नहीं, सीधे मर चुका था। आर्यन ने उसे सिर्फ 2 चालों में ढेर कर दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने अमर महल के एक एल्डर को मारा है। तुम्हें 30,000 एक्सपी पॉइंट्स, 700 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 199 स्वर्ण तारा मिले हैं। जग्गा और बाकी सब लोग हैरान थे। उनकी नजरें एकटक आर्यन को घूर रही थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने सिर्फ 2 चालों में अमर महल के उस एल्डर को मार दिया। यह उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। आखिर यह शख्स कौन था? वो उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, खासकर उसकी आंखें जो उन्हें परिचित सा एहसास दे रही थी। उसी समय बलभद्र का चेहरा बदल गया। उसने दूर गली की ओर देखा और कहा, अरे नहीं, वो आ गए, वो आ गए। आने वाले सप्तचर्क महाविद्यालय और नक्षत्रशाही परिवार के लोग थे और इन लोगों का लीडर एक स्वर्गवीर था। उन्हें देखते ही जग्गा और बाकी सबकी आंखें ठंडी हो गईं, मगर उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। तभी आरू पीछे के आंगन से दौड़ती हुई आई और आर्यन से लिपट गई। वो खुशी से चिल्लाए, आर्यन भाई। उसी पल आकाश से रंग बिरंगी रोशनी उतरी। ये एस्फीरा, रायगर, गौरांग, शहनाज, वेदिका और बाकी लोग थे। मास्टर आर्यन, यंग मास्टर। पल भर में सब उत्साहित हो गए। 3 साल में आर्यन एक नौजवान से बदलकर एक दाढ़ी वाला मर्द बन गया था। उन्हें उसे पहचानने में वक्त लगा और 3 साल पहले की तुलना में आर्यन की आभा बहुत बदल चुकी थी, इतनी कि वो उन्हें अजनबी लग रहा था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, सब वापस आ गए हो। जब आर्यन ने उन्हें एक एक करके अपने सामने खड़े देखा तो उसके दिल की खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। एम्प्रेस ने उसे धोखा नहीं दिया था, उसके साथ ही सच में जिंदा थे और हर एक पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। गौरांग ने उत्साह से कहा, मास्टर तुम इन सालों में कहाँ थे? आर्यन के फटे कपड़े, उलझी दाढ़ी और शरीर पर निशानों को देखकर एस्फीरा की आंखें भर आईं। वेदिका और रीवा भी रो पड़ीं। उन्हें उसकी हालत देखकर दुख हो रहा था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो अच्छी जगह गया था, बस बहुत दिनों से नहाया नहीं हूँ, हा हा हा। वो मजाक में बोला, लेकिन सबको पता था कि उसने 3 साल में बहुत कुछ झेला था। उसे देखकर उनके दिल दुख रहे थे। तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन जीने से तंग आ चुका है जो हमारे अमर महल के एल्डर को छूने की हिम्मत करता है? आज उसके पास 9 जाने भी हो तो भी कम पड़ेंगी। 1000 से ज्यादा योद्धाओं ने शिवगिरी वासिका को घेर लिया। लीडर अमर महल का एक एल्डर था जिसके शरीर से खतरनाक आभा निकल रही थी जो आसपास की हर चीज को कुचल रही थी। आर्यन के होंठों पर मुस्कान आई। वो आगे बढ़ा, उस आभा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मैं हूँ। गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी अभेद्य रक्षा शक्ति उसके शरीर पर फैल गई। और मैं भी, और मैं, और हम सब, एस्फीरा और बाकी सब एक एक करके सामने आकर खड़े हो गए। वो आर्यन के साथ एक कतार में खड़े थे, लड़ने के बिल्कुल तैयार। उनकी आभा उग्र और शानदार थी जो एक जबरदस्त दृश्य बना रही थी। उनकी संयुक्त शक्तियों ने उस स्वर्गवीर के दबाव को सीधे रोक दिया। वो जैसे डाकुओं का एक झुंड थे। आर्यन ने उत्साह से हंसते हुए कहा, क्या बात है, पिछले कुछ सालों में किसी ने अमर महल के उन एल्डर्स से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। एक बूढ़े एल्डर ने गुस्से में चिल्लाया, कुत्ते तू हमारे सामने घमंड दिखाता है, लगता है तुझे जान प्यारी नहीं है। वो इतना कहते ही आगे बढ़ा, लेकिन आर्यन अपनी जगह से हिला तक नहीं। गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, मैं देखता हूँ। उसके शरीर पर प्रतिघात अभेद्य कवच सक्रिय हो गया। वो आर्यन के सामने आया। उसी वक्त उस एल्डर ने एक हथेली का हमला किया। गौरांग जरा भी नहीं हिला, पर वो एल्डर उड़ गया और हवा में गायब हो गया। उसे कहाँ फेंका गया ये तो कोई नहीं कह सकता था। आर्यन ने गौरांग को देखा और हल्के से कहा, शाबाश। उसी समय एक और एल्डर ने अपनी तलवार हिलाई और सीधे आर्यन पर वार किया, लेकिन उससे पहले ही औजा की प्रतिशोध तलवार ने उसकी तलवार को चीर दिया और उसके सीने को भेद दिया। वो खून से लथपथ गिर पड़ा। लगता है तुम लोग जीने से तंग आ चुके हो, अमर महल के खिलाफ जाना चाहते हो, सबको मरना होगा। 3 एल्डर एक साथ आगे बढ़े। उनकी आभा कुचलने वाली थी, इतनी खतरनाक कि एक स्वर्णवीर पल में मार जा सकता था। उसी वक्त एस्फीरा, तिम्रा और वेदिका ने एक साथ हमला किया। तीनों एल्डर 100 मीटर दूर उड़ गए और मरे हुए कुत्तों की तरह गिरे। मर गए या जिंदा थे कुछ नहीं कह सकते। 3 साल में वो सब बेहद शक्तिशाली हो गए थे। आर्यन ने उन्हें देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। स्वर्गवीर एल्डर ने आर्यन को घूरते हुए पूछा, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? इन 3 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि सप्तचर्क महाविद्यालय के खिलाफ जाए। नक्षत्र नगर में वो अब देवता जैसे थे, भगवान जैसे। कोई उनके खिलाफ जाने की सोचता भी नहीं था, लेकिन आज इन लोगों ने उनके लोगों को जान से मार दिया। यही कारण था कि स्वर्गवीर ने बस एक सवाल पूछा। गौरांग ने झट से जवाब दिया, तुम्हारा बाप आर्यन। ये सुनते ही उस स्वर्गवीर का शरीर कांप गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो आर्यन को घूरते हुए बोला, नामुमकिन। महाराज ने आर्यन को 3 साल पहले ही मार डाला था तो उसके जिंदा होने का कोई सवाल ही नहीं। मृत्यु क्षेत्र से कोई नहीं बच सकता था।
आर्यन भी नहीं। आर्यन ने उसकी हैरानी देखी और बोला, जा सर्गेश्वर को बता दे कि वो अपनी पीठ धो ले, कल मैं उसका सब कुछ तबाह कर दूंगा। अब निकल। 3 साल उसे बदला लेना था। नक्षत्र नगर में वापस आने पर उसका सबसे पहले लक्ष्य सर्गेश्वर को खत्म करना था। भले ही उसे पूरा भरोसा नहीं था, पर उसे यह करना ही था। गुस्ताखी। उस स्वर्गवीर एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी ऊर्जा जैसे उफनता समंदर थी जिसने उसके पीछे खड़े योद्धाओं को हिलाकर रख दिया। 10,000 शक्तियों की आभा, ये शक्ति सिर्फ किसी स्वर्गवीर के पास ही हो सकती थी। शक्तियों को 10,000 तरीकों से छोड़ना ये सिर्फ स्वर्गवीर ही कर सकता था। यहाँ तक कि आर्यन भी इसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्गवीर सच में एक भयानक अस्तित्व था। नालायक, तो क्या अगर तू वापस आ गया है? तू बस एक मामूली सा मूलवीर है। गुस्से में स्वर्गवीर एल्डर के शरीर से एक शक्ति लहर उठी जो सीधे आर्यन की ओर लपकी। साथ ही उसने आर्यन के सिर पर हथेली का हमला किया। उसकी गति नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आर्यन ने उसे पीछे खींच लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे लगता है कि तू स्वर्गवीर होने से महान बन गया? चल देखता हूँ कितना दम है तुझमें। रागनार, इसे खत्म करो। आर्यन ने बिना कुछ कहे तुरंत रागनार को बुलाया। वो उसके साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये छोटा मोटा किंग उसे खास रुचिकर नहीं लगा, पर कुछ लोग बेशर्मी में माहिर होते हैं। अगर तुम उन्हें सबक ना सिखाओ तो वो नहीं जानेंगे कि तुम उनके बाप हो। आर्यन ने उसे सिर्फ सर्गेश्वर को संदेश देने के लिए कहा था, लेकिन वो बेशर्मी पर उतर आया। अगर ऐसा था तो आर्यन को उसे नर्क में भेजने में कोई दिक्कत नहीं थी। रागनार आकाश से किसी देवता की तरह उतरा, हाथ में एक सुनहरी तलवार लिए। उसकी रफ्तार इतनी थी कि स्वर्गवीर को भनक तक नहीं लगी कि कोई ऊपर से आ रहा है, और अगले ही पल रागनार की तलवार उस स्वर्गवीर के सिर पर गिरी और वो वहां से गायब हो गया। हाँ, सिर्फ एक हमले में उस स्वर्गवीर का अस्तित्व मिट चुका था, केवल पीछे कुछ राख बची थी। शैडोफैन तलवार बेहद उग्र थी, उसने काटने की बजाय सीधे जलाकर खाक कर दिया। ये देख आर्यन उत्साहित हो गया और बोला, ये तो बहुत जबरदस्त है। बधाई हो आर्यन, तुमने अमर महल के एक एल्डर को मारा है। तुम्हें 1,20,000 एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 321 स्वर्ण तारा मिले हैं। बधाई हो आर्यन, एक विशेष इनाम अमर शक्ति तोप मिली है। हाँ, एक और अमर शक्ति तोप। आर्यन का दिल कांप उठा और वो मन ही मन उत्साहित हो गया। जितनी ज्यादा अमर शक्ति तोपें होगी उतना बेहतर था। इस वक्त उसे इस तरह के हथियार की सख्त जरूरत थी। कब इसका दम देखूं? वो इसकी ताकत आजमाना चाहता था। इसकी ताकत कितनी थी आर्यन नहीं जानता, लेकिन सिस्टम ने इसे 10 सितारों से ज्यादा नुकसान वाला बताया था। 10 सितारों से ज्यादा का मतलब क्या था, उसने पहले कभी नहीं देखा था। रागनार, वापस जाओ। आर्यन ने अपनी सोच खींची और रागनार को वापस भेज दिया। इस वक्त गौरांग हैरान खड़ा था और वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। एक स्वर्गवीर को पल में मार दिया गया। आखिर वो कितना शक्तिशाली था। शिवगिरी वासिका को घेरे हुए सभी योद्धा इतने डर गए कि उनके पैर कांप रहे थे। शैडोफैन तलवार जैसे यमराज की कलम थी। एक झटके में तुम यमराज से मिलने चले जाओ। ये बहुत डरावना था। वो इतने डर गए कि हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। आर्यन ने उन्हें ना मारने का फैसला किया। उसे अब राक्षसी फौज से लड़ने के लिए लोगों की जरूरत थी। उसके पास अभी जितने लोग थे वो काफी नहीं थे। 10 लाख की फौज कोई कुछ 100 या 1000 नहीं थी। अगर इस फौज की ताकत फट पड़ी तो देवता और भूत भी इसे नहीं रोक सकते थे। अभी अमृतद्वीप की आखिरी रक्षा रेखा बस नक्षत्र नगर थी। अगर यह टूट गई तो अमृतद्वीप धरती पर नरक बन जाएगा और खून की नदियां बहेंगी। ये मुख्य बातें नहीं थीं। चंद नेत्र की सिंह वंश के प्रति नफरत इतनी थी कि वो निश्चित रूप से दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर हमला करेगा। यही वो चीज थी जिसकी आर्यन को चिंता थी। यही वजह थी वो अमृतद्वीप को बचाना चाहता था। आर्यन ने भारी आवाज में कहा, जो मेरे आर्यन के खिलाफ जाएगा वो मरेगा। तुम सब अच्छे से जानते हो कि 3 साल पहले मैंने क्या किया था। मैं वो वापस भी दोहरा सकता हूँ। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी योद्धा की आत्मा जिंदा है या थोड़ी बहुत इंसानियत बची है तो इस शहर के लिए, अपने महाद्वीप के लिए, महाविघालय के लिए अपने अस्त्र उठाओ और राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ने की तैयारी करो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, वापस जाओ और सोच लो। आर्यन ने उन्हें नहीं मारा। इस वक्त उसे एक्सपी पॉइंट्स और अमर ऊर्जा की जरूरत थी। जितना ज्यादा वो मारेगा खूनी दिल की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। पर वो कोई हत्या मशीन नहीं था और इन 3 साल ने उसे खुद को नियंत्रित करना सिखाया था। उसे जो चाहिए था वो था बुर्जुक सर्गेश्वर का सिर। सब योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा, फिर भारी स्वर में कहा, हमारी जान बख्शने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो धीरे धीरे वहां से पीछे हट गए। गौरांग को समझ नहीं आया। उसने पूछा, मास्टर तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? ये लोग नक्षत्र नगर के कीड़े हैं, क्रूर जानवर है, अपनी ताकत के बल पर हर तरह का बुरा काम करते हैं। मेरे हिसाब से इन जैसे नीचों को सीधे मार देना चाहिए। सचमुच। हालांकि गौरांग ने जितना कहा उतना बुरा नहीं था, पर कमोबेश ऐसा ही था। आर्यन ने 2 अमर महल के एल्डर को मारा था।
उनके शरीर से मिले स्वर्ण ताराओं से साफ था कि ये लोग बहुत अमीर थे और उनकी दौलत आम लोगों से छीनी गई थी। आर्यन ने कहा, वापस चलकर बात करते हैं। अमर महल में सर्गेश्वर के गुप्त कक्ष में व्योम दर्पण में आर्यन को देखकर वो जोश में हंस पड़ा। तो तू आखिरकार वापस आ गया। 3 साल हो गए, मुझ पर बहुत दबाव रहा और ये सब तेरी वजह से है नालायक। आर्यन और बाकियों के लिए ये 3 साल मुश्किल थे और सर्गेश्वर के लिए भी यही हाल था, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में उसे पितृराज ने लगातार कुचला था। उसका ये गुरु पूरी तरह बदल चुका था, वो गुस्सैल और खून का प्यासा हो गया था। बेशक ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी उम्र अब सिर्फ 2 साल बची थी और आर्यन का यूं गायब होना उसे बहुत बेचैन कर रहा था। समय बदल रहा था और सब कुछ बदल रहा था, लोगों के दिल भी बदल रहे थे। सर्गेश्वर के लिए ये 3 साल एक तरह की यातना थे, क्योंकि पितृराज लगातार उस पर दबाव डाल रहा था। उसने दांत पीसकर सब कुछ सहा। जो लोग बड़े काम करते हैं उन्हें सहना पड़ता है, आम लोग ऐसा नहीं सह सकते। उसने सब कुछ सह लिया। वो आर्यन की वापसी का इंतजार कर रहा था। अगर आर्यन मर गया होता तो पितृराज की आखिरी उम्मीद टूट जाती और उसे सिर्फ मौत का इंतजार करना पड़ता। 3 साल, पूरे 3 साल सर्गेश्वर इंतजार करता रहा कि आर्यन मृत्यु क्षेत्र से बाहर आए। जितना ज्यादा दबाव पितृराज उस पर डालता उतनी ही गहरी उसकी आर्यन के प्रति नफरत होती। इस बार वो चाहता था कि आर्यन की मौत ऐसी हो कि उसका कोई नामो निशान ना बचे। पश्चिमी अंधकार लोक खून के तालाब में। ये तालाब लाखों कुंवारी लड़कियों के खून से बनाया गया था। तालाब के बीच में लाल कमल पर बैठा चंद्रनेत्र अपनी आंखें फाड़े हुए था। वो एकदम से उत्साहित हो गया। तूने क्या कहा? सिंह परिवार का वो कमीना लड़का अभी तक मरा नहीं। हा। चंद्रनेत्र पागलों की तरह हंसने लगा। खून का तालाब उबलने लगा, उसकी लहरें किनारों से टकराने लगीं। ये सब उसकी आवाज से हुआ। बेजोड़ प्रतिशोध आत्माएं डर से कांप रही थीं और डर की सिसकियां भर रही थीं। अच्छा है कि वो मरा नहीं, अच्छा है कि वो मरा नहीं। अगर वो मरा नहीं तो वो ड्रैगन क्षेत्र को खोल सकता है, वो अमरता का सूत्र मुझे मिल सकता है। हा। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को। और दोस्तों, वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। चंद्रनेत्र की उम्र भी अब खत्म होने वाली थी। अनंतवीर स्तर के योद्धा के लिए मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं होता। हर कोई मौत से डरता है और जितना शक्तिशाली इंसान उसे उतना ही ज्यादा मौत का डर होता है। एक अनंतवीर 1000 साल जी सकता था जब तक कि कोई तपकाल को पार करके उड़ान ना भर ले। कोई भी इन बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता, लेकिन तपकाल को पार करके उड़ान भरना, ये आसमान से लड़ने जैसा था, यानी मौत को न्योता देना। 5 महाद्वीपों के अनगिनत योद्धा तपकाल की ताकत से मिट गए थे। हजारों सालों में कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। आसमान से कौन लड़ सकता था? कोई नहीं। अगर आसमान चाहता कि तुम मरो तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इसलिए पिछले हजारों सालों से किसी ने तपकाल को पार करने की नहीं सोची। सभी अमर सूत्र के रहस्य की तलाश में लगे रहे। ड्रैगन ऊपरी लोक की एक शक्तिशाली प्रजाति। उनकी उम्र धरती के नियमों से नहीं बंधी थी, उनकी शक्तियां बेजोड़ थी और वो लाखों साल जी सकते थे। वो जब आए अपने साथ ऊपरी लोक के अनगिनत दिव्य अस्त्र और तकनीकें लाए थे, जिनमें से एक था अमर सूत्र। यह एक लाखों साल पुरानी किंवदंती थी। दूसरों के लिए ये सिर्फ एक किंवदंती थी, लेकिन चंद्रनेत्र और पितृराज जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के लिए ये कोई किंवदंती नहीं थी, ये एक जीवन रक्षक रस्सी थी। ये वास्तव में मौजूद थी, बस ड्रैगन क्षेत्र को खोलने की जरूरत थी और वो अमर सूत्र पा सकते थे। लाखों साल की उम्र हासिल कर सकते थे और वो हमेशा के लिए जी सकते थे। जिंदा रहने से बड़ा लालच कुछ नहीं था। चंद्रनेत्र ने उत्साह से हंसते हुए कहा, बूढ़े, जैसा हमने पहले बात की थी वैसा ही करते हैं। शून्य में एक बड़ा सा चेहरा हल्के से मुस्कुराया। अमर सूत्र मेरे और तेरे लिए है, हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे। हा। चंद्रनेत्र भी जोर से हंसा।
हा हा हा। दूसरी ओर गलियों और सड़कों पर अमृतद्वीप में हर कोई आर्यन की बात कर रहा था। आर्यन वापस आ गया। सुना, 3 साल गायब रहने के बाद वो लौट आया। उसने अकेले सप्तचर्क महाविद्यालय और अमर महल के एल्डर्स को मार डाला। आर्यन मेरा नायक है। अब ना तो सप्तचर्क बचेगा ना अमर महल। उसकी दक्षिणी सिंह पिल ने हमें मौका दिया कि हम भी अपनी तकदीर बदल सकें। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। मैं भी। आर्यन की वापसी ने हर योद्धा के दिल में आग लगा दी थी। 3 साल में सप्तचर्क महाविद्यालय ने सब पर जुल्म किया था। वो पुरानी संस्था नहीं थी, एक क्रूर शासक बन चुकी थी। बड़े छोटे परिवारों, व्यापारियों, सबको शुल्क देना पड़ता था। लोग उनसे नफरत करने लगे थे। अब आर्यन की वापसी ने उनके दिलों में प्रतिरोध की एक चिंगारी जगा दी। शिवगिरी वासिका में बलभद्र उत्साहित था। नक्षत्र नगर की हर गली मोहल्ले में बस तुम्हारी चर्चा हो रही है। अब वासिका के बाहर हजारों योद्धा जमा हो गए हैं। वो सभी तुम्हारे साथ जुड़ने आए हैं। पिछले 3 साल में ये उसका सबसे खुशी का दिन था। उसे कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। मेघना ने हल्के से कहा, ये नक्षत्र नगर में पहला दिन है। कुछ दिनों में और भी लोग तुम्हारे साथ जुड़ने आएंगे। आर्यन, तुम उनके दिलों के नायक हो। हर कोई सप्तचर्क महाविद्यालय के खिलाफ जवाबी हमला करने और अत्याचारी को उखाड़ फेंकने का इंतजार कर रहा है। सबके चेहरों पर जोश था। वो आर्यन के आदेश का इंतजार कर रहे थे। बस एक इशारा और वो सप्तचर्क महाविद्यालय पर चढ़ाई कर देंगे और उन घमंडी एल्डर्स को कुचल देंगे। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ की बतख की टांग को चबाता रहा। मेघना ने फिर कहा, आर्यन, तुम्हारे गायब होने के 3 साल में हमने तैयारियां की हैं। अमृतद्वीप का हर योद्धा याद रखता है कि तुमने उनकी तकदीर बदली। बस तुम आदेश दो, मुझे यकीन है कि हजारों योद्धा तुम्हारे साथ होंगे। सप्तचर्क पर जवाबी हमला करने की चिंता मत करो। इसके अलावा, मेघना थोड़ा उत्साहित होकर बोली, इन 3 साल में हमने 1 लाख परमधर्मी योद्धा तैयार किए हैं। अब हमारे पास सप्तचर्क महाविद्यालय को उखाड़ फेंकने की काफी ताकत है। वो पिछले 3 साल से लगातार तैयारी कर रही थी। आर्यन के गायब होते ही मेघना और बाकी सबने ऐसे योद्धाओं को तैयार किया जो केवल एक इशारे पर अपना सिर उतार कर रख देते। ऐसे योद्धाओं को ही परमधर्मी योद्धा कहते हैं। 1 लाख परमधर्मी योद्धा सुनकर आर्यन चौंक गया और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने बतख की टांग नीचे रखी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा। अभी गौरांग ने मुझसे पूछा था कि मैंने उन योद्धाओं को क्यों जाने दिया। अब मैं बताता हूँ। 7 दिन बाद राक्षसों की 10 लाख की फौज नक्षत्र नगर पर हमला करेगी। ये सुनते ही आंगन में मौजूद हर कोई जैसे जम गया। रुद्रसेन ने कांपती हुई आंखों से कहा, क्या अमर महल और राक्षसों में समझौता की बात नहीं हुई? राक्षसों को अमृतद्वीप का वो हिस्सा दे दिया गया जो उन्होंने कब्जा किया था। तो फिर राक्षस दोबारा हमला क्यों करेंगे, और वो भी 10 लाख जैसी विशाल सेना के साथ? सब हैरान थे। क्या उन्हें अमर महल द्वारा धोखा दिया गया था? आर्यन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अमर महल पर भरोसा करने से बेहतर भूतों पर यकीन करो। वो बूढ़ा सर्गेश्वर इतना शक्तिशाली है। अगर वो चाहता तो राक्षसों को 3 साल में इतनी दूर आने का मौका नहीं मिलता। अमृतद्वीप में तबाही का ये आलम नहीं होता। एजकांत ने पूछा, तो तुम कह रहे हो कि सर्गेश्वर ने इस सब को बढ़ावा दिया? आर्यन ने आकाश की ओर देखा और बोला, मुझे नहीं पता कि उसने इसे बढ़ावा दिया या नहीं, लेकिन उनकी नजरों में वो भगवान है और हम सिर्फ तुच्छ कीड़े मकोड़े। अगर हम सब मर भी जाएं तो उनकी आंखें भी नहीं झपकेंगी, आंसू तो दूर की बात है। जिंदगी घास की तरह थी या शायद उससे भी सस्ती। अगर ऐसा था तो फिर इंसान को खुद को बचाना होगा। भगवान पर भरोसा करना बेकार था। केवल अपने दम पर खून का रास्ता बनाकर हर बाधा को तोड़ना होगा। भगवान कभी भी भरोसेमंद नहीं रहे। इन नकली भगवानों की तो बात ही छोड़ दो। मेघना ने पूछा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? आर्यन ने कहा, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 7 दिन है। इन 7 दिनों में मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करो। अगर नक्षत्र नगर की अलग अलग शक्तियों को एक कर लिया जाए तो मुझे यकीन है हम राक्षसी सेना का मुकाबला कर पाएंगे। मेघना की भौहें सिकुड़ गईं। नक्षत्र नगर की मौजूदा ताकत का ढांचा बहुत जटिल था। इसे एक करना इतना आसान नहीं था। और फिर योद्धाओं की दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता था। रुद्रसेन ने कहा, तुम्हारे गायब होने के 3 साल में नक्षत्र नगर में बहुत कुछ हुआ। स्वर्गसार कुल खत्म हो गया, पर कुछ पुराने कुल फिर से उभरे और उन्होंने नक्षत्र नगर में तेजी से अपनी जगह बना ली। अगर तुम चाहते हो कि वो सब एक साथ दुश्मन से लड़े तो मुझे डर है कि यह उतना आसान नहीं होगा। सभी लोगों के दिल अलग अलग थे। कोई भी किसी और की अगुवाई में काम करने को तैयार नहीं होता, खासकर आर्यन की तो बिल्कुल नहीं। आर्यन ने सांस छोड़ी और कहा, तो हम अभी कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं? मेघना ने कहा, हमारे पास अपने 1 लाख परमधर्मी योद्धा हैं। नक्षत्र नगर में तुम्हारे नाम से शायद कुछ योद्धा और जुड़ जाएं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि उन योद्धाओं को हम काबू कर पाएंगे। और मुझे डर है कि कुछ दूसरी ताकतें बीच में गड़बड़ कर सकती हैं। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, तुम लोग जितना हो सके उतने योद्धाओं को इकट्ठा करने की कोशिश करो। ये जंग अमृतद्वीप की जिंदगी और मौत का सवाल है। अमर महल के भरोसे मत रहो, उन्हें हमारे जीने मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, अब तुम लोग जाओ और तैयारियां करो। आरू एजकांत चाचा, आप दोनों मेरे साथ चलें। 8वें वॉर गॉड का एकीकरण पूरा हो चुका था। अब ये देखना था कि एजकांत 7वां वॉर गॉड है या नहीं। वो तीनों भीतर कक्ष में गए। आर्यन ने आरू को बिठाया और उसके माथे को हल्के से छूते हुए बोला, एजकांत चाचा, 3 साल पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आरू की आंखें ठीक करूंगा। मैं ये पहले कर सकता था पर मैंने नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आरू को इन 3 साल तक बिना रोशनी के रहना पड़ा। 14 ड्रैगन पिल, ये एक ऐसी पिल थी जो लगभग हर चीज को ठीक कर सकती थी। जैसे ही आर्यन ने इसे बनाया उसे पता था कि यह आरू की आंखों की रोशनी लौटा सकती हैं। पर उस वक्त उसके मन में कुछ स्वार्थ था। वो चाहता था कि पहले औजा वाला मिशन पूरा हो जाए फिर वो इसे देगा। पर तीसरे दिन आर्यन को मृत्यु क्षेत्र में भेज दिया गया। इस बात को लेकर वो हमेशा अपने आप को दोषी मानता था। आरू ने हंसते हुए कहा, आर्यन भाई, मैं ठीक हूँ। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने 7वें वॉर गॉड ब्लेड मास्टर का मिशन सक्रिय किया है। क्या तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो? मिशन ब्लेड मास्टर को अपने वश में करो। पुरस्कार 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स और विशेष पुरस्कार। मैंने सही अंदाजा लगाया था। सच में एजकांत ब्लेड मास्टर वॉर गॉड है। आर्यन का दिल उत्साह से भर गया क्योंकि अब तक उसे पक्का यकीन नहीं था कि एजकांत 7वां वॉर गॉड है या नहीं। उसने तुरंत कहा, स्वीकार करो। एजकांत 8 वॉर गॉड में से 7वां था, लेकिन उसे 8वें वॉर गॉड के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करने पड़ेगी क्योंकि उसका एकीकरण पहले ही पूरा हो चुका था। ये सिस्टम की तरफ से इनाम था, तो एक तरह से कह सकते हैं एजकांत ही आखिरी है। आर्यन ने स्पेस रिंग से 14 ड्रैगन पिल निकाली और बोला, आरू ये पिल खा लो और तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। एजकांत चौंक गया। उसने पिल को पहचान लिया था। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और बोला, आर्यन ये पिल बहुत कीमती है, 9 ड्रैगन पिल से भी ऊपर है। ये अमृतद्वीप की सबसे बेहतरीन पिल है और तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा उपयोगी है। 14 ड्रैगन पिल, वो पिल जिसने अमृतद्वीप के सर्वोच्च हकीम हरिधर को मात दी थी, कैसे कीमती नहीं होती। आर्यन ने कहा, इस दुनिया में कुछ भी आरू की आंखों की रोशनी लौटने से ज्यादा जरूरी नहीं है। चाचा, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं जरूर पूरा करूंगा। उसने एजकांत का हाथ छुड़ाया, पिल को आरू के हाथ में रखा और बोला, आरू कोई पिल तुम्हारी आंखों से ज्यादा जरूरी नहीं है, इसे खा लो फिर तुम सब देख पाओगी। आरू की आंखें आंसुओं से भर गईं। शुक्रिया आर्यन भाई। इसके बाद उसने पिल नीली और आंखें बंद कर लीं। पिल ने उसके शरीर में एक शक्ति छोड़ी, नहीं इसे एक नहीं बल्कि 14 ड्रैगन्स की मिली जुली शक्ति कह सकते हैं। इसमें उन सब की शक्तियों के अंश थे, यानी हीलिंग शक्ति, जीवन शक्ति, रक्षा शक्ति और भी कई तरह की शक्तियां। ये शक्तियां आरू के शक्ति चक्रों पर हमला करने लगीं। आरू की आंखों की रोशनी इसलिए चली गई क्योंकि उसकी असली शक्तियां उसके शक्ति चक्रों में सील थीं। जब ये सील टूटेगी उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। आधे मिनट बाद आरू का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, उसका सारा शरीर सुर्ख लाल हो गया। उसके शक्ति चक्रों में जैसे शक्तियों की बाढ़ सी आ गई थी। धीरे धीरे आरू की आंखें खुलीं। पहले सब धुंधला था, फिर धीरे धीरे साफ होने लगा। वो उत्साह से हंसी, पिताजी मैं देख सकती हूँ, पिताजी मैं देख सकती हूँ। फिर उसने आर्यन को देखा और हंसते हुए बोली, भाई मैं देख सकती हूँ, मैं अब तुम्हें देख सकती हूँ। मैं रोज सोचती थी कि तुम कैसे दिखते हो, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर हो ही। वो बहुत खुश थी जैसे कोई छोटी चिड़िया। अपनी बेटी की आंखों की रोशनी वापस पाते देख एजकांत इतना खुश था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक घुटने पर बैठ गया और बोला, आर्यन शुक्रिया। जैसे ही उसने घुटने टेके सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो आर्यन, 7वां ब्लेड मास्टर वॉर गॉड मिशन पूरा। 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स। एस जोड़ रेटिंग के लिए विशेष इनाम, 8 नेत्र ब्लेड तकनीक। आर्यन थोड़ा चौंका लेकिन ज्यादा हैरान नहीं हुआ। वो एजकांत को उठाकर बोला, चाचा तुम अब मेरे वॉर गॉड में से एक हो, ये तुम्हारा है। उसने 8 नेत्र ब्लेड तकनीक की किताब निकाली। एजकांत ने जैसे ही वो किताब देखी तो उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आईं और वो पूरी तरह स्तब्ध हो गया। ये ब्लेड तकनीक, यह मेरे पूर्वजों की ब्लेड तकनीक है, ये लाखों वर्षों से गायब थी तुम। एजकांत का चेहरा बहुत ज्यादा उत्साहित था। आर्यन भी थोड़ा चौंका और बोला, तुम्हारे पूर्वज? एजकांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं खंगार कुल का वंशज हूँ, जो अमृतद्वीप में कभी दूसरा सबसे महान कुल था। आर्यन ने प्राचीन कुलों की रैंकिंग सूची देखी थी। खंगार कुल का दूसरा स्थान इसलिए नहीं था कि उनकी ताकत स्वर्गसार कुल से कम थी, बल्कि इसलिए कि खंगार कुल की शक्तियां बहुत रहस्यमय थी। हाँ, उनकी ब्लेड तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, मगर इससे भी भयानक थी उनकी अंतर्गामी शक्ति। आर्यन के पूर्वज कृष्णकांत सिंह को छोड़कर कोई भी खंगार कुल का रहस्य नहीं जानता था। खंगार कुल के खून में अंतर्गामी शक्ति थी। ये हजारों मील के दायरे में हर चीज को महसूस कर सकती थी, भविष्य में क्या होगा ये तक जान सकती थी। ये शक्ति सिंह वंश की भविष्यवाणी तकनीक के बराबर थी और अगर इसे
चरम तक ले जाया जाए तो यह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती थी। यही थी खंगार कुल की खौफनाक ताकत, और ये अंतर्गामी शक्ति सिर्फ खंगार कुल की औरतों को मिलती थी, जबकि पुरुष जन्म से ही ब्लेड शक्ति के साथ पैदा होते थे। अठनेत्र ब्लेड तकनीक खंगार कुल से चली आ रही तकनीक थी। कहा जाता है कि इसे एक आकाशगामी स्तर के योद्धा ने बनाया था। ये वो तकनीक थी जिसके लिए एजकांत दिन रात तरसता था। आर्यन ने जैसे ही उसे ये तकनीक दी, उसने बिना किसी हिचक के अपनी असली पहचान बता दी। एजकांत ने हल्के से कहा, हमारा खंगार कुल एक बार सिंह वंश के हाथों कुचला गया था, लेकिन कृष्णकांत सिंह ने तब हम पर कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि सच को छुपाकर हमारी मदद की। इसी तरह खंगार कुल को एक बड़ी विपदा से बचाया। आर्यन, आज से तुम मेरे असली मास्टर हो। अब एजकांत ने आर्यन को अपना सच्चा मास्टर मान लिया। ये उसका असली झुकाव था। उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, 8 वॉर गॉड मिशन पूरा हो चुका है। तुम्हें विशेष इनाम कुल टोकन मिला है। अपने दिमाग में तैरते हुए अजीब नक्काशी वाले कुल टोकन को देखकर आर्यन का मन तन गया। आखिरकार मैंने 8 वॉर गॉड मिशन पूरा कर लिया। क्या आप कुल स्थापित करना चाहते हैं? आर्यन ने बिना हिचक कहा, हाँ। सिस्टम सूचना, कृपया कुल का नाम निर्धारित करें। चूंकि मैं सिंह वंशज हूं तो मेरे कुल का नाम होगा सिंह कुल। बधाई हो आर्यन, तुमने सिंह कुल स्थापित किया है। तुम्हें इनाम स्वरूप 1 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 1 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 लाख शॉप पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें कुल मोड़ मिला है। क्या तुम इसे देखना चाहते हो? आर्यन की सोच हिली और उसने कहा, हाँ। प्रणाली, कुल मोड़, कुल स्तर लेवल 0, कुल में लोग 950 लोगों को भर्ती कर सकते हैं। कुल एक्सपी 0, कुल योगदान 0। विवरण, कुल का स्तर जितना ऊंचा उतने ज्यादा लोग भर्ती हो सकते हैं। वो लोग जितने ज्यादा बीस्ट इंसान या राक्षस